अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं हस्सानुल मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हस्सानुल मुस्तफ़ा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द आर्टिकल 30 हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के, पाकिस्तान के और इंडिया के। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और अपना कमेंट दें ताकि आप वीडियो को वक्त पर हासिल कर सकें और हमारी भी हौसला अफजाई हो। चलें जी, स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से। आर्टिकल 30 उसका टॉपिक है, वो कहता है कि हिकमत अमली के उसूलों की निस्बत जिम्मेदारी, यानी कि कोई हिकमत अमली के उसूल फॉलो कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन फिक्स करेगा, किसको ये इख्तियार है कि आया ये हिकमत अमली के उसूल हैं कि नहीं है, आया ये हिकमत अमली के उसूल को फॉलो किया जा रहा है या इसको वायलेट किया जा रहा है। ठीक है जी। और इसमें ये भी देखा जाएगा कि हिकमत अमली के उसूलों के तहत जो है आप केस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि ये ऑपरेटिव पार्ट है, नॉन ऑपरेटिव पार्ट है। वैसे मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज जब स्टार्ट किया था, ये जो बाब है, इस चैप्टर को मैंने जब स्टार्ट किया था, वहाँ पर आपको मैंने बताया था कि दिस इज़ अ नॉन ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस बिना के ऊपर आप जो है ना केस नहीं कर सकते, आप जो है अदालत में किसी को घसीट नहीं सकते। ठीक है जी। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये फैसला करने की जिम्मेदारी कि आया मुमलिकत के किसी शोबे या हैयत मजाज का, या मुमलिकत के किसी शोबे या हैयत मजाज की तरफ से काम करने वाले किसी शख्स का कोई फेल हिकमत अमली के उसूलों के मुताबिक है, मुमलिकत के मुताल्लिका शोबे या हैयत मजाज की या मुताल्लिका शख्स की है। ठीक है जी। वो यहाँ ये बात कर रहा है कि कोई शख्स है, वो काम कर रहा है, वो गवर्नमेंट में है या गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए किसी इंस्टीट्यूशन या किसी अथॉरिटी के अंदर कोई काम कर रहा है, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना कि आया इट इज़ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज, ये हिकमत अमली के उसूलों के मुताबिक है या ये हिकमत अमली के उसूलों के मुताबिक नहीं है। इसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना किसका काम है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना उसका काम है कि जो वहाँ पर अथॉरिटेटिव है, जो जिसके पास अथॉरिटी है, वहाँ पर जिस इदारे के अंदर जिस बंदे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है कि आप हिकमत अमली के उसूलों को फॉलो कर रहे हैं या वायलेट कर रहे हैं, वहाँ की अथॉरिटी ये फिक्स करेगी, वहाँ की अथॉरिटी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेगी, कोई और वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई फिक्स नहीं कर सकता। ठीक है जी। आर्टिकल 30 के क्लॉज 2 है, वो कह रहा है कि किसी फेल या किसी कानून के जवाब पर इस बिना पर एतराज़ नहीं किया जाएगा कि वो हिकमत अमली के उसूलों के मुताबिक नहीं है, और ना इस बिना पर मुमलिकत के किसी शोबे या हैयत मजाज या किसी शख्स के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई काबिल समाअत होगी। ठीक है जी। किसी शख्स पर जो गवर्नमेंट के अंदर है, किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर है, उसके ऊपर ये एतराज़ नहीं लगाया जा सकता कि यू आर वायलेटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज। ठीक है जी। आप हिकमत अमली के उसूलों को फॉलो नहीं कर रहे, उसको वायलेट कर रहे हैं, आप एतराज़ नहीं कर सकते। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बात की है, मैंने पहले भी बताया था कि दिस इज़ अ नॉन ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये चैप्टर 2 है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज, जिसका नाम है, ये नॉन ऑपरेटिव पार्ट है। इसकी बिना के ऊपर आप अदालत के अंदर केस नहीं कर सकते। अब आर्टिकल 30 की क्लॉज 2 के अंदर भी यही बात की जा रही है कि किसी भी शख्स के खिलाफ अदालत के अंदर सिर्फ इस बिना पर कार्रवाई नहीं की जा सकती कि ही इज़ द मैन हु इज़ वायलेटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज, वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज को जो है वो वायलेट कर रहा है, इस बिना के ऊपर आप किसी के ऊपर केस नहीं कर सकते, क्योंकि इस सब का ताल्लुक जो है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज को फॉलो करने का ताल्लुक ये गवर्नमेंट की रिसोर्सेज के साथ है। गवर्नमेंट की रिसोर्सेज होंगी तो इसके ऊपर अमल होगा। अगर आप केस कर भी देते हैं, सबसे पहली बात तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर कोई जज एक्सेप्ट भी कर लेता है, ठीक है, कानूनी मुश्काफी के ज़रिए कि फिक्स भी कर लेता है केस, तो वहाँ पर यही हुकूमत की जानिब से, इंस्टीट्यूशन की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया जाएगा कि हमारे पास वी हैव नॉट सो मच रिसोर्सेज टू फॉलो दिस प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज। ठीक है जी। तो फिर उसके ऊपर जज कुछ नहीं कर सकेगा। ये था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 30। इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 कह रहा है कि
ये फैसला करने की जिम्मेदारी कि कोई शख्स जो है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज को वायलेट कर रहा है या फॉलो कर रहा है, जिस इदारे के अंदर वो शख्स है उस इदारे की अथॉरिटी के पास है। ठीक है जी। सेकंड क्लॉज कहता है कि किसी शख्स को किसी कानून की जवाब पर इस बिना पर एतराज़ नहीं किया जाएगा कि वो हिकमत अमली के उसूलों के मुताबिक काम नहीं कर रहा है। ठीक है जी। ये था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 30। अब हम मूव करते हैं आर्टिकल 30 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसका टॉपिक है, वो कह रहा है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर जो है ना स्पेशली डिस्कस किया जा रहा है माइनॉरिटीज के हवाले से, माइनॉरिटीज के हुकूक के हवाले से, कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर करने के हवाले से। एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर जो है ना एज ए, इसको कंजक्शन लेना है आपने, एज ए कंजक्शन, यानी कि जो शख्स एडमिनिस्टर कर रहा है वो एस्टेब्लिश उसके लिए लाजमी है, यानी कि कोई एक इदारा बना हुआ है उसको जो है वो जाके एडमिनिस्टर करता है, तो उसके वो जो है आर्टिकल 30 को एंजॉय नहीं कर सकेगा। ठीक है जी। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे इसको डिटेल भी देख लेंगे। आर्टिकल 30 के क्लास 1 कहता है, स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इस के अंदर जो है ना एक अमेंडमेंट हुई थी, 44th अमेंडमेंट, 20 डेट एंड 6 मंथ, यानी कि जून के अंदर 1979 के अंदर ये एक अमेंडमेंट हुई थी, जिसे आर्टिकल 1A कहा जाता है। ठीक है जी, अमेंडमेंट हुई थी। ठीक है जी। चले जी, आर्टिकल 130 वो कहता है कि ऑल माइनॉरिटीज, तमाम की माइनॉरिटीज, तमाम की तमाम माइनॉरिटीज, वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, रिलीजन और लैंग्वेज के बेस के ऊपर, शेल हैव द राइट, उनके पास हक है, उनके पास अधिकार है, टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, अपनी मर्जी के मुताबिक वो इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं किस चीज़ को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, एजुकेशनल किसी तालीमी इदारे को एडमिनिस्टर और इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मैंने आपको शुरू में बात की थी कि इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर को एज ए कंडीशन लेना है कि जो चीज़ एडमिनिस्टर करेगी वही ही इस्टेब्लिश करेगी, यानी कि कोई माइनॉरिटीज़ जो है ना वो एक इदारा कायम करना चाहते हैं, वो उसको कम्प्लीटली प्रोसेस करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे और एडमिनिस्टर करेंगे। ऐसे नहीं होगा कि कोई बना हुआ है और उसको जाकर एडमिनिस्टर करने देते, तो आप आर्टिकल 30 को जो है ना इंजॉय नहीं कर सकते। इसकी बिना के ऊपर आपके ऊपर जो है ना वो कानून लागू किया जा सकता है। ठीक है जी। यहाँ पर एक आर्टिकल 1 के अंदर माइनॉरिटीज़ का डिस्कस है, ऑल माइनॉरिटीज़। यहाँ पर जो है ना केस हुआ था इंडिया के अंदर, उसके अंदर ये फिक्स किया था कि आया हिंदू भी माइनॉरिटी हो सकते हैं, क्या हिंदू रिलीजन से लोग ताल्लुक़ रखने वाले भी माइनॉरिटी हो सकते हैं। उसके अंदर कहा गया था कि हो सकते हैं, क्योंकि वो स्टेट उसके ऊपर फैसला करेगी, स्टेट। ठीक है जी। एज ए होली स्टेट, एज ए होली कंट्री, तो जाहिर सी बात है माइनॉरिटीज़ मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं और जैन हैं और क्रिश्चियंस हैं और हैं, और मैक्सिमम जो आबादी है वो हिंदूज़ की है, 80% ऑलमोस्ट है, और अभी 20% ऑलमोस्ट जो है वो एक जो है ना माइनॉरिटीज़ की है, वो कि अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। अब वहाँ पर फिक्स किया गया था कि माइनॉरिटीज़ जो है ना वो हिंदू भी हो सकती है। अब ये किस बिना के ऊपर किया गया था कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा हैं और हिंदू कम है, और दूसरे का पंजाब में आप मोस्टली देख लें सिख ज़्यादा हैं, पंजाब के अंदर सिख ज़्यादा हैं, और वहाँ पर कुछ ऐसे इलाके हैं, मौजूद हैं कि जिनके अंदर सिख आबादी में ज़्यादा हैं और वहाँ हिंदू माइनॉरिटीज़ पे हैं, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के अंदर हैं और जहाँ मुस्लिम, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ मुस्लिम जो है ना वो ज़्यादा हैं और माइनॉरिटीज़ के अंदर हिंदू हैं। इस तरह जो है ना एक प्रोपोर्शन चलता रहता है। वहाँ पर फिक्स किया गया था कि माइनॉरिटीज़ हिंदू भी हो सकते हैं। ठीक है जी, वो इलाकों के हवाले से। ठीक है जी, आप देख लें, इसकी मिसाल मैंने आपको दी है ना कि कुछ इलाकों में ऐसे है कि मुस्लिम ज़्यादा हैं, कुछ इलाकों में हिंदू ज़्यादा हैं। जब आज़ादी हुई थी, इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में, जब दो कंट्रीज़ जो है इस्टेब्लिश हुए थे, जब दो कंट्रीज़ बने थे, पाकिस्तान और इंडिया, उसके अंदर भी तो यही शर्त लागू की गई थी कि मुस्लिम जो है जहाँ पर ज़्यादा हैं वो इलाके पाकिस्तान के हवाले कर दिए जाए, और जहाँ पर हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है तो वो इंडिया के हवाले कर दिया जाए। ठीक है जी, उसी हवाले से जो है ना इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी माइनॉरिटीज़ के उसूलों के मुताबिक काम किया गया है। ठीक है जी। आर्टिकल 1A क्लॉज 1A, ठीक है, आर्टिकल 30 की क्लॉज 1A, इन मेकिंग एनी लॉ,
providing for the compulsory acquisition of any property of any educational institution established and administered by a minority referred to in a clause 1। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो आर्टिकल 30 है ना, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि एब्सोल्यूट राइट नहीं, यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है। गवर्नमेंट इंटरवीन इस सूरत में कर सकती है कि किसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बरकरार रखने के लिए, किसी एक गवर्नमेंट के काम को कंप्लीट करने के लिए जो कि अवाम के फ़ायदे के अंदर हो। अवाम के फ़ायदे के अंदर जो है ना, यहाँ पर हुकूमत इंटरवीन कर सकती है। ठीक है जी, यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक बनाया हुआ है, माइनॉरिटीज़ ने बनाया हुआ, उसको इस्टेब्लिश भी किया है, उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं और गवर्नमेंट उसके ऊपर एक रोड बनाना चाहती है। तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवीन करेंगी। इसकी मिसाल मैं आगे जाके आपको देता हूँ। अब आगे कह रहा है कि द स्टेट शेल इंश्योर दैट द अमाउंट फिक्स्ड बाय आर डिटरमिन्ड अंडर सच लॉ फॉर द इक्विजन ऑफ सच प्रॉपर्टी सच एज वुड नॉट रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द राइट ग्रांटेड अंडर द क्लॉज। ठीक है जी, वो कह रहा है कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर जो है माइनॉरिटीज़ उसको इस्टेब्लिश भी किया है, उसको एडमिनिस्टर भी कर रहे हैं। वहाँ पर गवर्नमेंट उसकी ज़मीन को एक्वायर करना चाहती है। ठीक है जी, कोई एक आवाम की फ़ायदे के लिए, आवाम की हिफाजत के लिए, कुछ करने के लिए जो है ना, एक फ़ायदे के लिए हो, टोटली मैसेज के फ़ायदे के लिए हो, वहाँ पे ज़मीन एक्वायर करना चाहती है। तो एक्वायर का जो वो उसको पैसा देगी, जो उसको कंपनसेट करेगी, तो वो इतना हो कि वो उस हिस्से की ज़मीन जो है और ख़रीद ले, दूसरी साइड से ख़रीद ले, जो है उसको ऐसा ना हो कि उसके अंदर जो है उसका फंडामेंटल राइट जो है, यानी कि आर्टिकल 30 का जो राइट है वो जो है वायलेट हो जाए। आर्टिकल 30 का राइट जो है वायलेट नहीं होना चाहिए। हुकूमत उसको इस तरह के कंपनसेट करे कि वो उसको दोबारा इस्टेब्लिश कर सके और उसको दोबारा एडमिनिस्टर शुरू कर दे। ठीक है जी, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। एक इदारा है जिसको माइनॉरिटी इस्टेब्लिश कर रही है और उसको एडमिनिस्टर कर रही है। वहाँ पर गवर्नमेंट ने एक रोड बनानी है, रोड बनाई है, रोड बनानी है। रोड बनाने के लिए जो है एक उस इदारे का जो है ना एक छोटा सा हिस्सा, यानी कि 10 फुट जो है ना, आप वो रोड के अंदर आप ले लें। ठीक है जी, आप इस तरह ले लें, 10 फुट का हिस्सा ले लें। अब वहाँ पर गवर्नमेंट उसको कंपनसेट करेगी, उस 10 फुट के हिसाब से उसको ज़मीन देगी, ताकि वो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो दूसरी साइड से 10 फुट का हिस्सा ले ले। ठीक है जी, ताकि उनके काम के अंदर कोई रखना ना आए, उनके काम के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इस आर्टिकल 30 का क्लॉज 1A है, इस सब का यही मतलब था कि आपने किसी इदारे से कोई छोटी सी ज़मीन ले ली, उसको अच्छी तरह से कंपनसेट करना है, उसको जो है ना ऐसे टालना नहीं है। ठीक है जी, आर्टिकल 30 के क्लॉज 2 है, वो कह रहा है कि द स्टेट शेल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू educational institution discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority whether based on a religion or language। ठीक है जी, अब वो कह रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो है ना हुकूमत एड प्रोवाइड करती है। ठीक है जी, उनको फंड देती है, उनको मदद करती है। अब जो ये माइनॉरिटीज़ के द्वारा कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर किए गए हैं, सिर्फ उनकी मदद इसलिए नहीं रोकी जाएगी कि ये माइनॉरिटीज़ के द्वारा एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर किए जा रहे हैं। इसके अंदर जो है ना गवर्नमेंट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, गवर्नमेंट दोनों के साथ बराबर सलूक करेगी। अगर एड जो है ना एक गवर्नमेंट इदारे को दी जा रही है, गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दी जा रही है, तो जाहिर सी बात है वो माइनॉरिटीज़ के द्वारा एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर किए हुए उस इदारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी लाजमी देगी, उसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। ये था जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इंडिया आर्टिकल 30। अच्छा जी, इसको हम रिवाइज कर देते हैं। आर्टिकल 1 था कि तमाम माइनॉरिटीज़ को जो है ना वेदर बेस्ड ऑन आर लैंग्वेज जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है उसको कायम करने की इजाज़त है। आर्टिकल 1A जो है क्लॉज आर्टिकल 30 का क्लॉज 1A है। ठीक है जी, ये इस तरह है कि आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो माइनॉरिटीज़ बना रही है ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो उस ज़मीन को एक्वायर कर सकती है फॉर अ पब्लिक पर्पसेस। ठीक है जी, और यहाँ पर एक बात एक और फिक्स की गई है, वो ये फिक्स की गई है कि आप उसको जो है ना कंपनसेट अच्छी तरीके से करेंगे, सही तरीके से कंपनसेट करेंगे ताकि वो उसका इजाला कर सकें। आर्टिकल 30 का क्लॉज 2 कह रहा है
कि गवर्नमेंट जो है ना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एड देती है, तो वो उसके अंदर जो है ना आप जो है ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो एक माइनॉरिटीज़ के द्वारा चलाए जा रहे हैं उनको इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर किया जा रहा है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं बिल्कुल की जाएगी, उनके साथ बराबरी का सलूक किया जाएगा, एड जो है ना बराबर दी जाएगी। ठीक है जी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।